हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 1 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज पब्लिश हुई है, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट न्यूज, दैट इज सेंटर टू हायर प्राइवेट कंसल्टेंट टू रिवैम्प कॉम्पिटेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जैसा कि आपको पता लग रहा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ स्कीम्स लेकर आ रही है ब्यूरोक्रेसी को एक प्रकार से रिवैम्प करने के लिए। मिशन कर्मयोगी का भी आपने नाम सुना होगा। और अब जो है वो प्राइवेट कंसल्टेंट को हायर करने की बात करी जा रही है, सो दैट जो ब्यूरोक्रेसी में कॉम्पिटेंसी को रिवैम्प किया जाए, उसे और ज्यादा अत्याधुनिक बनाया जाए और जो समय की मांग है उसके अकॉर्डिंग जो ब्यूरोक्रेसी है उसे तैयार किया जाए। तो ये जो आपका हायर्ड कंसल्टेंट होगा ये डिजाइन करेंगी एज वेल एज डेवलप करेंगी एफआरएसी को। और ये एफआरएसी क्या है, तो बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसी, इसे डिजाइन और डेवलप किया जाएगा इसके द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये होगा और बेसिकली फोकस क्या होगा कि कैसे हम ऐसे सिविल सर्विसेज का तैयार कर सके जो फिट फॉर फ्यूचर सिविल सर्विस होंगे और वो डिलीवर कर सकेंगे लार्जर सोशल एंड इकोनॉमिक मैंडेट्स को। और एफआरएसी मैप भी करेंगी रोल्स एंड एक्टिविटीज को करस्पॉन्डिंग टू एवरी गवर्नमेंट पोजीशन विथ देयर डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज। कौन से ग्राउंड पर हो सकते हैं, बिहेवियरल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, फंक्शनल स्किल्स एंड डोमेन नॉलेज। इन सब ग्राउंड के आधार पर जो आपका रोल और एक्टिविटीज है गवर्नमेंट पोजीशन की, सिविल सर्वेंट्स की, उसे मैप किया जाएगा। और जो हायर्ड कंसल्टेंट है वो गवर्नमेंट को मदद भी करेगी टू सेटअप एंड ऑपरेशनलाइज एफआरएसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहां पर, एट द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। साथ ही साथ टू डेवलप स्ट्रेटजी एंड ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर एफआरएसी। एंड ये जो एक्सरसाइज है ये मिशन कर्मयोगी का ही एक प्रकार से आप कंपोनेंट कह सकते हो। मिशन कर्मयोगी दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, जो अनाउंस करी गई थी लास्ट सितंबर में। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या था, बेसिकली वेरियस इनिशिएटिव लिए जाने थे, जैसे जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसे स्ट्रेंथन किया जाए, साथ ही साथ जो पॉलिसीज है उसको फिर से रिफ्रेश कर लाया जाए, एज वेल एज डिटेलिंग कॉम्पिटेंसीज जो नेसेसिटी है, रिक्वायर्ड है फॉर ईच रोल एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू ईच पोजीशन, इसे बेसिकली पेश किया जाए, एज वेल एज क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग पुश फॉर ए कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एमंग सर्विसेज। यानी कि जो सिविल सर्विसेज होंगे वो इस कल्चर में उनको डाला जाए कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो एटीट्यूड है वो अपना सके। एंड इंटेंडेड बेनिफिट्स क्या होगी, तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में देखने को मिल सकती है। सिटीजन सेंट्रिसिटी अप्रोच होगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ही किए जाते हैं। एज वेल एज प्रिपेयरिंग द इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट फॉर द फ्यूचर। एंड जो गैप बढ़ते जा रहे हैं बिटवीन द जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे फ्रेमवर्क या ऐसे ट्रेनिंग से उसे भी गैप करने में या उस गैप को ब्रिज करने में मदद मिल सकेगी। साथ ही साथ इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी भी हो सकेगी, बिकॉज जब आप ट्रेनिंग देते हो, जब इस प्रकार की आप इनोवेटिव कंसेप्ट लेकर आते हो, तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशियंसी लाने की ही प्रयास किए जाते हैं। और देख लो मिशन कर्मयोगी के तहत क्या क्या आपके कंपोनेंट्स लाए गए हैं। तो इसके तहत आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में क्या है, तो क्रेडिबल एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, सो दैट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी जा सके। एंड 2 फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें और 2 इंस्टीट्यूशंस होंगे। और कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क यानी कि एफआरएसी की बात करें, जिसमें आपका क्या होगा, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड फोकस होगा इसमें। एंड इंडिजीनियस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क एफआरएसी जो आपका पर्सनल प्रोसेस से लिंक्ड होगा। एंड आई गोट कर्मयोगी, और आई गोट कर्मयोगी में आप देख लो लार्ज स्केल कम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा अंडरपिनिंग द मिशन एंड इनेबलिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग। तो किए जा सकता है आई गोट प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के तहत क्या होगा, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस एनालिसिस करते जाएंगी। साथ ही साथ डाटा ड्रिवन गोल सेटिंग होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, क्लियर लाइन ऑफ साइट बिटवीन गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड अचीवमेंट। एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत क्या है, तो पॉलिसी इंटरवेंशंस होंगे टू क्रिएट पॉजिटिव मोमेंटम अराउंड द प्रोग्राम एंड फॉर्मुलेट न्यू एंड इवॉल्व एग्जिस्टिंग पॉलिसी। और उसके बाद आपका EHRMS, EHRMS यानी कि स्ट्रेटेजिक HR मैनेजमेंट थ्रू फ्यूचर इंटीग्रेशन विद EHRMS। तो इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। और ये प्राइवेट कंसल्टेंट का क्या रोल होगा, क्या काम होगा, इसके बारे में भी डिस्कस किया। हाँ, क्वेश्चंस के रूप में ये पूछे जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी को रिवैम्प करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे थे। एक तो आपका मिशन कर्मयोगी है, आपका मिशन कर्मयोगी के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के लिए मिशन कर्मयोगी का जनरल ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ज़्यादा। एंड
ये आपको याद रखना है कि प्राइवेट कंसल्टेंसी का भी जो स्कोप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है टू रिवेम्प द कॉम्पिटेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सो दैट आप एक पॉइंट याद रखो और कभी भी क्वेश्चन आए रिफॉर्म के बारे में तो आप लिख सकते हो। और बेनिफिट देख लो, ये बेनिफिट्स आपके कॉमन हो जाएंगे। अगर कोई अदर इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म लेकर आती है गवर्नमेंट तो सिंपली ये सब बेनिफिट्स कॉमन हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, है ना, गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म सरकार लेकर आती है तो ये कॉमन बेनिफिट होते हैं, अकाउंटेंसी, ट्रांसपेरेंसी। तो इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है ना, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, इंश्योरिंग एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, ये सब कॉमन पॉइंटर हो जाएंगे। सो बात कर ली हमने इसके बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफाइड द सेकेंड पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट ऑफ 108 आइटम। तो 108 आइटम्स का पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट जारी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो ये जो सेकेंड लिस्ट है बेसिकली स्पेशल फोकस देता है वेपन या फिर वेपन सिस्टम के ऊपर जो करंटली अंडर डेवलपमेंट में है या फिर अंडर ट्रायल्स में है, और ये भविष्य में फर्म ऑर्डर्स के लिए तैयार हो जाएंगे इन द फ्यूचर। तो उस पर ये आपका फोकस करता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट के ऊपर है ना, पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट यानी कि क्या होंगे, वैसे गुड्स के लिस्ट होंगे इसमें जिसमें इंपोर्ट नहीं करी जाएंगी बल्कि इन सबको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ही करी जाएंगी, है ना। इसीलिए तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ऑन दिस इंपोर्ट ये प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे आएंगे बेसिकली इन द पीरियड फ्रॉम दिसंबर 21 टू दिसंबर 2025, है ना। तो इस धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ये आपका रेस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट नेगेटिव लिस्ट फॉर डिफेंस इंपोर्ट ये कब इश्यू करी गई थी, लास्ट अगस्त में 101 आइटम के ऊपर, यानी कि इन 101 आइटम्स का जो इंपोर्ट है वो गवर्नमेंट जो है वो बाहर से बैन कर रही थी, है ना। सो दैट इंडिजेनाइजेशन और डिफेंस प्रोडक्ट का तो सिग्निफिकेंस वही होगी आपका, जब ये लाया ही जा रहा है इंडिजेनाइजेशन के लिए तो इट विल बूस्ट इंडिजेनाइजेशन इन द डिफेंस सेक्टर एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट करेगा। और भारत आपको भी पता है स्टेटस की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एज वेल। और बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक आपका 23rd पोजीशन है ना। इंपोर्टर के टर्म्स में आपका सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया रैंक 23rd पोजीशन एज ए ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर बाय शिपरी रिपोर्ट 2020। तो अगर हम देखें ओवरऑल इनहैंसमेंट इन इंडिजीनियस कंटेंट तो आपको भी पता है डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर लाया जाता है समय दर समय। तो डीपीपी 2016 में लाया गया था, फिर आपका डीएपी 2020 में आया है जिसमें आपका जो इंडिजिनाइजेशन कंटेंट है उसे बढ़ाए चले गए हैं। देख सकते हो आप, अगर हम बात करें बाय इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी में तो मिनिमम इंडिजिनाइजेशन 40% खोजता है और डीएपी 2020 में से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। और ये आपका बाय इंडियन में क्या होगा तो मिनिमम 40% होगा और इंडिजीनियस डिजाइन आपका डीएपी 2020 की बात करें तो मिनिमम 50% या फिर मिनिमम 60%। बाय एंड मेक इसमें आपका मिनिमम इंडिजिनाइजेशन 50% और इसको चेंज नहीं किया गया है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं। और अगर ग्लोबली बाय करी जाती है तो मिनिमम इंडिजिनाइजेशन जो है आपका 30% फॉर इंडियन वेंडर्स ये रखा गया है। तो इसके क्या इंटेंडेड बेनिफिट्स हो गए हैं, हम बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लो, ये एक प्रकार से इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जो इनकरेज करेगा R&D इन द डिफेंस सेक्टर। साथ ही साथ इनोवेशन हो देखने को मिलेंगी, क्रिएट्स इंडियन आईपी ओनरशिप यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप। जब ये प्रोडक्ट बनाए जाएंगे R&D पर वर्क होगा तो डेफिनेटली आईपी ओनरशिप भी होगी। एंड प्रमोट्स ए रोबस्ट एंड सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्री। और हाल ही के कुछ मेजर्स क्या लिए गए हैं सो दैट डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो वी हैव द डीपीपी जिसका हमने बात किया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020, जो आपका 2016 वर्जन का ही रिप्लेस वर्जन था। इसके तहत इंडिजीनियस कंटेंट यानी कि आईसी रेशियो जो है प्रोक्योरमेंट में बढ़ाया है। हमने देखा है कैसे बढ़ा रहे हैं, हर क्षेत्र में देख लो बढ़ाए ही गए हैं ना इंडिजीनियस कंटेंट डीपीपी में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डीपीपी। एंड वी हैव द ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन जो आपका फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड सिग्निफिकेंट थ्रस्ट प्रदान करता है डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को सो दैट सेल्फ रिलायंस एंड एक्सपोर्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने बाइफिकेट कर दिया है कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट को फॉर 2020 to 21 बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट रूट्स, है ना। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन्होंने कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट को दो भाग में बांटा है, एक तो आपका डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट और दूसरा फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट रूट। तो ये आपका बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड आपका जो न्यूज है वो कवर की गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिए गए, ये आपको याद रहने चाहिए। जैसे डीपीपी आया है, इसके कुछ बेनिफिट्स, कुछ फीचर्स आपको याद होने चाहिए, इंडियनाइजेशन वाले फीचर। और फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाइफरिकेट किया है कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट को। ये तो चलो उतना अच्छा पॉइंट नहीं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीपीपी। इसके कुछ फीचर्स भी आप लिख देगा तो आपका आंसर कवर अप हो जाएगा। और बेसिकली
और क्या क्या इनिशिएटिव है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इंडिजनाइजेशन एज वेल एज एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे और इन्वायरमेंट एक माहौल क्रिएट होगा जो इनकरेज करेगा R&D को, इनोवेशन को। इंडियन IP ऑनरशिप जो है वो आपका देखने को मिलेगा। So let's move to the next article. Supreme Court to examine interpretation of sedition law over right of press free speech, है ना। तो इन सब मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आपका सेडिशन लॉ को इंटरप्रेट करने फिर से। तो एक प्लेयर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हियर किया जा रहा था। इसी प्लेयर को हियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो प्रोविजन है सेक्शन 124A विच डील्स विद सेडिशन 124A ऑफ IPC, इसमें आपका इंटरप्रिटेशन की जरूरत होगी, पार्टिकुलरली इन द कंटेस्ट ऑफ राइट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया टू कम्युनिकेट न्यूज। क्योंकि मीडिया आपको ही पता है अंडर आर्टिकल 19 वो आपको अधिकार देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। उसके तहत मीडिया जो है वो आपका एंजॉय करती है अधिकार। अब मीडिया को यह अधिकार है तो क्या वो सेडिशन के चार्जेस लग सकते हैं, या फिर लगेंगे तो कौन से ग्राउंड पर लगेंगे, है ना। थोड़ा सा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो आपका ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है जरूरी है, इसीलिए आपका डिसीजन लिया गया है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था प्लेया को, जिसमें अर्ज किए गए थे कि री एग्जामिन करी जाए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ऑफ द सेक्शन 124A ऑफ IPC जो सेडिशन से डील करता है। और IPC की बात करें तो IPC डिफाइन सेडिशन एज एन ऑफेंस, यानी कोई भी ऑफेंस जो कमिट करी गई है व्हेन एनी पर्सन brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection toward government, है ना। तो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कहीं आपका एक्साइट करता है, भड़काता है, या अटेम्प्ट टू एक्साइट करता है डिससेटिस्फेक्शन यानी कि असंतुष्टि, एंड अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेट्रेड, तो कहीं ना कहीं आपका ये सेडिशन के कैटेगरी में आ सकता है। और बेसिकली ये जो आपका वे हो सकता है, तरीका, यानी कि ये जो आपका अटेम्प्ट किए जाएंगे, अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेट्रेड या फिर अटेम्प्ट टू एक्साइट डिससेटिस्फेक्शन, या वर्ड के माध्यम से भी, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, साइन के माध्यम से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या अदरवाइज, है ना, इन सब के माध्यम से ये आपका सेडिशन के कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन कुछ कंसर्न्स होते हैं सेडिशन के लेकर। सेडिशन को लेकर ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सेडिशन लॉ लगा दिए जाते हैं वो बियॉन्ड हो जाते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से, है ना। इट माइट गो बियॉन्ड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत प्रोवाइड करी गई है, दैट इज अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हल्का पड़ जाता है सेडिशन लॉ के अगेंस्ट में। और कहीं ना कहीं इसे टूल के रूप में देखा जाता है टू परसिक्यूट द पॉलिटिकल डिसेंट, है ना। पॉलिटिकल डिसेंट को रोकने के लिए ये टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड टर्म्स यूज अंडर सेक्शन 124A जैसे डिसअफेक्शन, ये सब वेग है, यानी कि काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है और इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हैं, जिसका चर्चा मैंने आपको किया अभी कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होना क्या चाहिए लॉ में, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, तभी जाके लॉ जो है वो अच्छे से ऑपरेट करेगा। अदरवाइज 50 व्यक्ति 50 प्रकार के इंटरप्रिटेशन निकाल देंगे, है ना। एंड मिसयूज ऑफ सेडिशन एंड आर्बिट्ररी स्लैपिंग ऑफ चार्जेस, ये इनकंसिस्टेंट है इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के सपोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में केस आई थी, जिसमें इस लॉ को यानी कि सेडिशन लॉ को अपहोल्ड किया था, सही ठहराया था ऑन द बेसिस की जो पावर है गवर्नमेंट को दी गई है ये बेसिकली स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही दी गई है ना। एंड बट इन्हें वाइटल कैविएट भी ऐड किया था इसी डिसीजन में कि जो पर्सन है वो प्रोसिक्यूट की जाएंगे सेडिशन के अगेंस्ट ओनली अगर उनका जो एक्ट है काउज इंसाइटमेंट टू वायलेंस या फिर इंटेंशन या फिर टेंडेंसी टू क्रिएट ए पब्लिक डिसऑर्डर या फिर काउज डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। तो ये सब ग्राउंड एडिशनली ऐड किए गए थे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन में तब्दील करने का प्रयास किया था, सो दैट जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके सेडिशन लॉ का, है ना, जब भी कोई इंटरप्रेट करे तो। सो ये हमने डिस्कस किया। प्रीलिम्स के लिए ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि सेक्शन 124A ऑफ IPC ये आपका सेडिशन से डील करता है, ये इतना याद रखने हैं आपको। और ग्राउंड ऑफ सेडिशन क्या है ये याद रखते हैं, बाकी इस चीज आपका मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये काफी बड़ी न्यूज आई थी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि चाइना ने अपने 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स को रिलैक्स करके अब 3 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स अपनाए हैं। तो इससे पहले भी चाइना 1 पॉलिसी नॉर्म से 2 पॉलिसी नॉर्म की तरफ गया, अब 2 पॉलिसी से आपका 3 पॉलिसी की तरफ जा रहा है, आपने देखा होगा। तो ये जो डिसीजन लिया गया है वो बेसिकली इसलिए हुआ है बिकॉज जो चैलेंजेस पोज करे जा रहे हैं चाइना में, क्या चैलेंजेस पोज करे जा रहे हैं, श्रिंकिंग लेबर फोर्स की कमी हो रही है, साथ ही साथ जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा धूमिल होता जा रहा है, यानी कि जो नेचुरल वे में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। जो अल्टीमेटली चाइना की जो एम्बिशन है टू बिकम
द हब ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। इसलिए समय दर समय चाइना ये डिसीजन लेकर आ रहा है। और देख लो चाइना की जो फर्टिलिटी रेट है अब बेसिकली आपका 1.3 हो गया है, विच इज फार बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 है ना। 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल होता है जो नेसेसरी होती है ईच जनरेशन टू बी फुल्ली रिप्लेस्ड। इसमें क्या होता है रिप्लेसमेंट लेवल में, है ना, जैसे 2 पेरेंट्स और 2 बच्चे, तो 2 पेरेंट्स का जगह 2 बच्चे ले लेंगे आने वाले समय में, ये हो जाता है। लेकिन अगर 1.3 है, लेट्स से 1 हो जाए रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, यानी कि 2 पेरेंट्स का जगह 1 ही बच्चे लेंगे, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा आपका, है ना, तो ये बात हो जाती है। एंड ये जो प्रेजेंट चाइनीज सोसाइटी है कहीं ना कहीं 5th स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, 5वें स्टेज में जा रहा है। आपको पता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसका स्टेज वाइज होता है ना। स्टेज वाइज देख लो आपका फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, तो ये अभी 5th स्टेज में पहुंच गया है ना। और काफी लो बर्थ रेट होता है, लो डेथ रेट, है ना, तो बर्थ रेट भी लो हो गया है, लो डेथ रेट भी। लो बर्थ रेट तो चलो चाइना की खुद की पॉलिसी रही है, इसके कारण लो डेथ रेट जो आपका समय के साथ इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी सब होती है इसलिए होता है। और ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का कंसेप्ट है ये पहली बार वॉरेन थॉमसन के द्वारा दिया गया था 1929 में। एंड इसके तहत डिफरेंट स्टेजेस बताए जाते हैं किसी भी पॉपुलेशन साइकिल का, कोई भी नेशन का। और प्रेजेंटली भारत के पास तो कोई फिलहाल नेशनल पॉलिसी नहीं है जो मैंडेट करेंगे स्पेसिफिक नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये तो आपको ही पता है। एंड वी हैव द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो कि वॉलंटरी नेचर है। भारत में जो भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलते हैं वो वॉलंटरी है। साथ ही साथ ये इनेबल करते हैं कपल्स को कि आप डिसाइड करो आपके साइज क्या होंगी फैमिली के, एंड उस हिसाब से आप अपना फैमिली प्लानिंग मेथड अडॉप्ट करो विच इज बेस्ट सुटेड टू यू अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस विदाउट एनी कंपल्सन, विच इज जो आपका चाइना में तो इसके विपरीत ही है अगर देखा जाए तो, है ना। और ये देख लो आपका फर्स्ट स्टेज को बेसिकली हाई स्टेशनरी कहते हैं, हाईली स्टेशनरी, जिसमें आपका डेथ रेट काफी ज्यादा होता है ना, डेथ रेट बर्थ रेट दोनों काफी ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है ना, इसलिए आपका जो पॉपुलेशन है वो काफी कम रहता है ना, बिकॉज डेथ रेट भी ज्यादा है और बर्थ रेट भी ज्यादा है। और फिर देख लो धीरे धीरे आपका जो सेकेंड स्टेज में जब आते हैं तो बर्थ रेट जो है वो तो आपका यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन डेथ रेट आपका घटने लगता है। यहाँ देखो आपका डेथ रेट घट रहा है, तो डेथ रेट घट रहा है और आपका बर्थ रेट वही है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन आपका इंक्रीज करेगा। उसके बाद थर्ड स्टेज में जिसको हम लाटर एक्सपेंडिंग कहते हैं, है ना, इसमें क्या हो रहा है आपका कि आपका डेथ रेट और घट रहा है और धीरे धीरे बर्थ रेट भी यहाँ पर घटेगा, है ना। तो इस फेज को नेचुरल इंक्रीज का भी फेज कहते हैं। और फिर यहाँ पर भी आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा। चौथे में क्या होता है कि आपका बर्थ रेट वो बढ़ रहा है बट नॉट एट द पेस जो आपका थर्ड और सेकेंड स्टेज में हो रहा था, और डेथ रेट तो और ज्यादा घट रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 5th स्टेज में क्या होता है कि आपका जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन होने लगता है ना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें जहाँ 4th स्टेज में है तो देख लो यूएस, जापान, फ्रांस और यूके, ये 4th स्टेज में है। 5th स्टेज में जर्मनी है ना। और देख लो बर्थ रेट, यहाँ पे आप यहाँ डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई होता है, और सेकेंड स्टेज में जब जाते हैं तो इसका आपका बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट आपका काफी तेजी से गिर नीचे आता है ना, यानी कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। और कुछ एग्जांपल जो आपका सेकंड स्टेज में है वो है इजिप्ट, कीनिया और इंडिया, है ना। इंडिया भी सेकंड स्टेज में है जहां पर आप देख सकते हो बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट काफी तेजी से कम हो रहा है, जिसके कारण वेरी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है। और थर्ड स्टेज में जो इंटर किया है वो ब्राजील है, यहाँ पर आपका बर्थ रेट फॉल कर रही होती है और डेथ रेट जो है वो स्लोली फॉल कर रही होती है। और इसमें आपका जो नेचुरल इंक्रीज है वो होता है बट स्लोली इंक्रीज होता है। यहाँ पर आपका नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन सेकेंड स्टेज वाले में काफी रैपिडली है। और फिर ये आपका जो 4th स्टेज है जिसमें यूएस, जापान, फ्रांस, यूके सब, इसमें बर्थ रेट डेथ रेट दोनों लो है और यहाँ पर पॉपुलेशन आपका स्टेबल हो जाती है या फिर स्लो इंक्रीज होते हैं, है ना। 5th स्टेज में जनवरी देख लो बर्थ रेट तो काफी लो है और डेथ रेट भी लो है और इसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलती है। और यहाँ देख लो रीजन फॉर चेंजेज इन बर्थ रेट, तो कारण हो सकते हैं जैसे फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के लिए जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा जरूरत होती है फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि उस समय जो होता है फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में इकोनॉमी की स्थिति वो होती है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाली, यानी कि यूं कह सकते हैं सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर वाली होती है, इसलिए मोर चिल्ड्रन आर नीडेड एंड मेनी चिल्ड्रन डाई एट एन अर्ली स्टेज, है ना। रिलीजियस या फिर सोशल इंकरेजमेंट के कारण हो सकते हैं, इसीलिए इन पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है ना। और रीजन फॉर चेंजेस इन डेथ रेट अगर होना है तो फर्स्ट स्टेज में कारण हो सकते हैं कि डिजीज हो गई, फेमाइन हो गई, पुअर मेडिसिनल नॉलेज हो गई, इसके कारण ये बहुत सारे बच्चे डाई हो जाते हैं। और आपका अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज में क्या है रीजन फॉर चेंजेस इन डेथ रेट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में कॉमन रीजन है इंप्रूवमेंट इन मेडिकल केयर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट, फ्यूअर चिल्ड्रन डाई, इसलिए हो जाता है।
थर्ड में यानी कि जो आपका फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में गुड हेल्थ केयर एंड रिलायबल फूड सप्लाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं जो हेल्थ जो केयर है वो बढ़ने लगती है, सैनिटेशन भी बढ़ने लगती है ना, तो ये कुछ कारण हो जाते हैं। ये आपका इस पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो शेप बनता है वो प्रीलिम्स के लिए आपको ये याद रखना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का कंसेप्ट वॉरेन थॉमसन के द्वारा 1929 में दिया गया था और बेसिकली इसमें डिफरेंट स्टेज ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये स्टेज आपको अच्छे से याद रखने हैं, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या क्या होते हैं, बर्थ रेट डेथ रेट में क्या होता है, किसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, किसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। बाकी ये रीजन तो आपके याद रखो मीन्स के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए डेथ रेट बर्थ रेट नेचुरल इंक्रीज जरूर याद रखना है। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Approvals accorded under PLISK for promotion of domestic manufacturing on critical KSMs, DIS and APIS। बात करते हैं क्या है आपका KSMS, DIS and APIS। तो KSM बेसिकली की स्टार्टिंग मटेरियल को कहते हैं और बेसिकली APIs बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को कहते हैं और ये आपके हो गए। और बात करते हैं जो PLI स्कीम है इसके बारे में हम लोगों ने बार बार चर्चा की है, इसको डिफरेंट सेक्टर के लिए ओपन किए जा रहे हैं और अब जो है क्रिटिकल KSMS एंड APIs के लिए भी ओपन किए गए। तो ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है इन्होंने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है बेसिकली सो दैट सेल्फ रिलायंस अटेन किया जा सके, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम किया जा सके क्रिटिकल बल्क ड्रग्स में। और इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं, आपको पता है, बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक सेल्स के आधार पर, ये दो ग्राउंड याद रखना है। Based on threshold investment and domestic sales made by the selected applicant for the eligible products and bulk drug जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं, इसी बल्क ड्रग को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं और ये की इंग्रेडिएंट है किसी ड्रग या फिर मेडिसिन का जो कहीं ना कहीं डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है या फिर प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड फार्मालॉजिकल एक्टिविटी। और ये जो APIs है वो प्रिपेयर किए जाते हैं मल्टीपल रिएक्शंस के माध्यम से जिसमें केमिकल और सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो प्राइमरी केमिकल है वो आपका रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस अंडरगो करते हैं और तब जाके API बनता है और इसी को हम की स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं ना। तो की स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो गया, जो प्राइमरी केमिकल विच अंडरगोज रिएक्शन टू फॉर्म एन API उसी को की स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं। और जो केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट स्टेजेज, है ना, कोई भी रिएक्शन होता है उसका इंटरमीडिएट स्टेजेज होता है, तो जो केमिकल कंपाउंड है विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट स्टेजेज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन उनको ड्रग इंटरमीडिएट्स या फिर DIS कहते हैं, ड्रग इंटरमीडिएट या DIS। और जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो हाईली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर फॉर API ड्रग्स और गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है टू डेवलप 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क भारत में इन पार्टनरशिप विद द स्टेट। और अगर हम बात करें बल्क ड्रग पार्क की तो ये इसका डेजिग्नेटेड कंटिजियस एरिया कह सकते हो, पार्क मतलब क्या, डेजिग्नेटेड कंटिजियस एरिया ऑफ लैंड जहां पर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होंगी फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर ऑफ API, DIS या KSMs और कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा। तो ये हमने डिस्कस किया और आपको पता होना चाहिए कि PLI स्कीम जो है APIs या फिर DIS मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाए गए हैं और मेगा बल्क ड्रग पार्क को स्टैब्लिश करने की बात करी जा रही है, ये भी पता होना चाहिए इन पार्टनरशिप विद द स्टेट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो देख लो लास्ट क्वार्टर में 1.6% का GDP ग्रोथ हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो ओवरऑल GDP कंट्रैक्ट ही किया है आपका 7.3% से, है ना। तो अगर हम GDP की बात करें तो GDP व्हाट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपका जो भी ग्रोस वैल्यू एडेड होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर एट द बेसिक प्राइसेस प्लस जो ऑल टैक्सेस लगाए जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर माइनस जो सब्सिडीज दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स पर, उन सब का सम कर दोगे तो आपका GDP मिल जाएगा, है ना। और फर्स्ट फुल ईयर ऑफ कंट्रैक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला इंडियन इकोनॉमी में इन द लास्ट 4 डिकेड सिंस 1979 से 80 जब GDP है स्ट्रेंथ पर 5.2%। तो एक ऐसा क्षण 1979 से 80 में भी आया था जब आपका GDP 5.2% से श्रंक किया था और उसके बाद आपको पता है 1991 आते आते कहीं ना कहीं जो आपका भारत में इकोनॉमिक स्थितियां गड़बड़ होने लग गई थी। तो ये बातें हो। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नैनो यूरिया लिक्विड। और नैनो यूरिया लिक्विड की बात करें तो भारतीय फार्मर्स यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO, इसके बारे में भी न्यूज आया है, इसने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स, वो भी अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या है भाई साहब नैनो यूरिया लिक्विड, तो ये डेवलप किए गए हैं टू रिप्लेस द कन्वेंशनल यूरिया, ये याद रखना है, इसे डेवलप किया गया है टू रिप्लेस कन्वेंशनल यूरिया और ये कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट जो कन्वेंशनल यूरिया है उसके रिक्वायरमेंट को कम कर सकता है बाय एटलीस्ट 50%, काफी महत्वपूर्ण है ये। और इसका यूज डेफिनेटली बैलेंस करेगा, बूस्ट करेगा न्यूट्रिशन प्रोग्राम
तो कैसे, तो जो एक्सेस यूरिया एप्लीकेशन लगाई जाती है सॉइल में वो कहीं ना कहीं कम हो सकेगा, एंड इट विल मेक द क्रॉप स्ट्रॉन्गर, हेल्थियर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लॉन्चिंग इफेक्ट. And let's move to the next one, horticulture cluster development program. तो रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन्होंने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, यानी कि CDP, टू इंश्योर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर. और ये सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है जिसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा, स्टार्टिंग विथ पायलट फेज इन 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स. टोटल तो 53 क्लस्टर्स है और लगभग आपका 10 लाख फार्मर्स को कवर करेगा फ्रॉम 11 स्टेट्स या यूटी. एंड इट विल लेवरेज ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड एंड मार्केट लेड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेगा, मेकिंग इंडियन हॉर्टिकल्चर क्लस्टर ग्लोबली कम्पिटिटिव. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, डेंगू. और देख लो 2021 से लेकर अब तक दिल्ली में टोटल 29 केसेस डेंगू के आ चुके हैं, विच इज हाईएस्ट इन 4 ईयर, है ना. अभी तक की बात करें तो अब तक 29 केसेस डेंगू के आ चुके हैं, विच इज हाईएस्ट इन 4 ईयर कंपेयरिंग इन दिस पीरियड. और डेंगू की बात करें तो ये मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिजीज है, वो डेंगू वायरस यानी कि जीनस फ्लेविवायरस, याद रखना है इसको, जीनस फ्लेविवायरस, इससे काज होता है. एंड इट स्प्रेड टू द पीपल थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज स्पीसीज मॉस्किटो. और ये जो मॉस्किटो होते हैं, यही मॉस्किटो जो है जिका, चिकनगुनिया एंड अदर वायरसेस को स्प्रेड करने में मदद करते हैं. तो ये आपका कैरियर होता है, ये आपका एडीज स्पीसीज वाली मॉस्किटो. फर्स्ट डेंगू वैक्सीन डेंगवैक्सिया, इसे अप्रूव किया गया है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2019 में. और ये डेंगवैक्सिया लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है ना, लाइव, डेड नहीं, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, बनाई मेंशई. तो बनाई मेंशई सन ऑफ माशिहा, ये रिप्रेजेंट करती है इथेनो लिंग्विस्टिक ग्रुप को फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद मेंबर्स फ्रॉम चीन, लुशई, कुकी एंड मिजो ट्राइब्स, है ना. तो अगर पूछा जाए नई मेंशई विच इज सन ऑफ माशिहा एंड इट रिप्रेजेंट्स एन इथेनो लिंग्विस्टिक ग्रुप फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें आपका जो मेंबर्स हो सकते हैं इसमें चीन, लुशई, कुकी एंड मिजो कम्युनिटीज से हो सकते हैं. और ये सेटल होते हैं मणिपुर एंड मिजोरम में, एंड कंसिडर टू हैव डिसेंट ऑफ मानिशे विच इज वन ऑफ द 10 ओरिजिनल ज्यूज ट्राइब जिसको एक्साइल किया गया था फ्रॉम द लैंड ऑफ इजराइल. तो यहाँ आ गए थे. सिंस 2003 नंबर ऑफ देम हैज मूव्ड टू इजराइल इंक्लूडिंग द रिसेंट इमिग्रेशन ऑफ 160 मेंबर. ये फ्रेंड्स आज की डिस्कशन हमने डिस्कस कर ली. होप आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच.